नेपाल की ओर से तबलीगी जमात के इज्तिमा पर की गई बड़ी कार्रवाई की। कोरोना काल का खौफनाक दौर हम लोगों ने अभी तक भूल नहीं पाए और जब भी उसको हम याद करते हैं तो हम सहर उठते हैं। जब पूरा देश सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तमाम जानकारियां शेयर कर रहा था, एक दूसरे का ध्यान रख रहा था, ऐसे में इस जमात ने ऐसा घिनौना काम किया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जरा सोचिए, किसी दूसरे के शरीर पर थूक कर कोरोना फैलाने की मंशा रखना कितनी नीचता वाली बात है। वैसे भी जिस जमात का हेडक्वार्टर ही पाकिस्तान में हो, उससे ज्यादा कुछ उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अचंभे की बात यह है कि तबलीगी जमात खुद को मुस्लिम परंपराओं को पूर्ण तरीके से फॉलो करने की हिदायत देता है, लेकिन जिस सऊदी अरब से इस्लाम का उदय हुआ उसी ने इस जमात को बैन किया हुआ है। और तो और साफ साफ शब्दों में यह कह डाला कि तबलीगी जमात का दरवाजा है, यानी कि आतंक का ये दरवाजा है, ये आतंक का एंट्री गेट है। खैर, ताजा मामले की बात करते हैं। दरअसल नेपाल के सुनसरी जिले में तबलीगियों का एक कार्यक्रम होना था और कार्यक्रम का नाम इज्तिमा था, जो हर साल नेपाल में आयोजित किया जाता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसको जानते होंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये नाम पहली बार सुना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये वही कार्यक्रम है जहां देश विदेश के मुस्लिम लोग 2-3 दिनों के लिए हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं और वहां कुछ ऐसे मौलवी मौलानाओं को बुलाया जाता है जो बेहद कट्टर होते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन पर कई देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस बार भी 21 से 23 नवंबर के बीच में नेपाल में होने वाले इस कार्यक्रम में ऐसे ही मौलवी मौलानाओं और उलेमाओं को बुलाया गया था, जिससे नेपाल का गृह मंत्रालय चौकन्ना हो गया। गृह मंत्रालय को इस बात की भनक लगी कि इस कार्यक्रम की आड़ में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आनन फानन में गृह मंत्रालय ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी और 24 घंटे के अंदर टेंट उखाड़ने का सख्त आदेश भी दे दिया। तो आज के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और सवाल पूछेंगे कि क्या नेपाल को मोहरा बनाकर आतंकी मौलानाओं का इरादा भारत में आतंक का जहर घोलना था? क्या सऊदी अरब जैसे देश की ओर से तबलीगी जमात को बैन करने के बावजूद नेपाल भी इस संगठन के आतंकी इरादों को समझ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत में इस जिहादी संगठन को सरकार कब आतंकी संगठन घोषित करेगी? इन सारे विषयों को लेकर, इन सारे सवालों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए जरा। शायद नेपाल समझ गया है इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को। शायद नेपाल को यह समझ आ गया है कि अगर उसे अपनी अखंडता को बनाए रखना है, नेपाली सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखना है, तो मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर हो रहे जिहादी चरमपंथ के खेल पर रोक लगानी होगी। इसी क्रम में नेपाली सरकार ने आगामी इज्तिमा पर रोक लगा दी है। नेपाल के दुहबी और इटहरी में 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा का आयोजन होना था। तबलीगी जमात ने इज्तिमा के लिए 80 एकड़ जमीन पर टेंट लगाया था, जिसमें दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा मुस्लिम जुटने वाले थे। नेपी इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि इज्तिमा के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश हो सकती है। ये भी सूचना थी कि इसमें भारत के भी कुछ चरमपंथी मुस्लिम शामिल हो सकते हैं। इसके बाद नेपाली गृह मंत्रालय ने 24 घंटे के अंदर इज्तिमा के टेंट को उखाड़ फेंकने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही इज्तिमा के लिए बाहर से पहुंचे लोगों को 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने के निर्देश भी दे दिए। नेपाल के गृह मंत्रालय के इस आदेश से मजहब की आड़ में आतंक को बढ़ावा देने वाले जिहादी परेशान हैं। वो बौखलाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं और देश में अल्पसंख्यक के अधिकार हनन होने का रोना रो रहे हैं। बात अगर तबलीगी जमात की करे तो ये संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन माना जाता है। सऊदी अरब सहित कई इस्लामिक देशों में तबलीगी जमात बैन है।
भारत में तमाम ऐसे आतंकी भी पकड़े गए हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। इसके अलावा कोरोना के समय देश भर में तबलीगी जमात के कोरोना जिहादियों ने ऐसा हुड़दंग किया था जिसे पूरे देश ने देखा था। कोरोना के समय लोगों पर थूकना, महिला नर्सों के साथ अश्लीलता करना, ये वो कृत्य थे जो उस तबलीगी जमात के लोगों ने किए थे। जो तबलीगी जमात इज्तिमा का आयोजन कराती है, भारत में भी इज्तिमा के आयोजन होते हैं। ऐसे में कई बार बवाल भी हुआ है। नेपाल समझ गया है कि भारत जिस जिहादी संक्रमण से दूषित हो रहा है, नेपाल भी उस वायरस का शिकार गंभीर रूप से न हो, इसलिए नेपाल तो इज्तिमा पर रोक लगा दी है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में इज्तिमा जैसे आयोजन कब प्रतिबंधित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि नेपाल के नेपालगंज में किस तरीके से बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था, हिंसा हुई थी और हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। महावीर जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस पर हिंदुओं को पत्थर बरसाए गए थे, उनको निशाना बनाया गया। और यही वजह है कि नेपाल ने यहाँ पर एक ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि नेपाल इस बात को बखूबी समझता है कि अगर ये यहाँ पर आयोजन होता है, यहाँ पर अगर ये जिहादी कट्टरपंथी भीड़ इकट्ठा होती है, तो एक बार फिर से कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। और इसीलिए नेपाल सरकार ने, गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया और कहा कि ये जो आप आयोजन करना चाह रहे हैं, जिसको कहा जाता है इज्तिमा, ये आयोजन किसी भी सूरत में नहीं होगा। तबलीगी जमात के ये जो लोग हैं वो इसका आयोजन कर रहे थे, लेकिन नेपाल सरकार ने साफ कर दिया कि ये आयोजन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और वहां जो टेंट लगाए गए थे, यानी कि तैयारी पूरी हो चुकी थी, 21 से लेकर के 23 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाना था, तैयारी पूरी थी, लेकिन नेपाल सरकार ने वहां से तुरंत जो टेंट और तंबू गाड़े गए थे उनको उखड़वा दिया है। यानी कि एक बहुत अच्छा फैसला अपने देश हित में, देश की एकता और अखंडता के लिए ये बहुत बड़ा और कड़ा फैसला वहां की सरकार ने लिया, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत बिश्रा जी हैं, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी हैं, सर आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद असगर अली जी हैं, सर आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ नेपाल मामलों के जानकार महेश अग्रवाल जी भी हैं। इज्तिमा का आयोजन किया जाना था नेपाल में, भारत और नेपाल बॉर्डर पर, उस आयोजन को रद्द कर दिया गया है नेपाल सरकार की ओर से। और नेपाल सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि इस आयोजन को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होनी थी। ये अगर कट्टरपंथी सोच वाले लोग वहां पर इकट्ठा होते, वहां पर दुनिया भर के जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, उलेमा हैं, वो वहां पर पहुंचते और जब वो भाषण देते और भड़काऊ भाषण देते तो वहां पर माहौल खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए नेपालगंज की जो घटना है उससे सबक लेते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन भारत के मुसलमान भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब भाई ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था? क्या तबलीगी जमात को भारत में इजाजत दी जा सकती है? उस तबलीगी जमात जिसको सऊदी अरब, ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पता नहीं कितने देश हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने इसको पूर्णतः बैन किया हुआ है। और सऊदी अरब यह कहता है कि आतंकवाद का एंट्री गेट है तबलीगी जमात, तो उसको आयोजन करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? लेकिन ये भारत में हो रहा है। इसीलिए हम सवाल ये कर रहे हैं कि क्या अब भारत में भी इस पर बैन लगाने का समय आ चुका है? चर्चा करते हैं। रमाकांत जी बीजेपी की ओर से हमारे साथ हैं, विजय कौशिक जी कांग्रेस की ओर से हमारे साथ हैं, इसके अलावा सैयद असगर अली जी मुस्लिम स्कॉलर, इसके अलावा महेश अग्रवाल की जो कि नेपाल मामलों के जानकार हैं। महेश अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है कि देखिए, नेपाल सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया है इसकी हर ओर चर्चा हो रही है, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है कि अपने देश की एकता और अखंडता के लिए जो कड़ा और बड़ा कदम सरकार ने उठाया है ये अच्छा कदम है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप नेपाल मामलों के जानकार हैं, तो सर हमें आप ये बताइए कि वहां की सरकार के लिए क्यों जरूरी हो गया था, क्यों ये जरूरी था कि इस कार्यक्रम का आयोजन वहां पर नहीं होना चाहिए?
अगर ये कार्यक्रम होता, इस कार्यक्रम का आयोजन किसी भी सूरत में वहां पर हो जाता, तो क्या हालात पैदा हो सकते थे? पहले तो सबों को नमस्कार। जी नेपाल का ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। अगर नेपाल सरकार ने ऐसा किया है और ऐसा किया ही है, कंफर्म है, तो ये नेपाल ने अपने को बचाने के लिए ये पहला कदम चला है नेपाल की सरकार जी। विगत 10-20 वर्षों से, यानी विगत 10 वर्ष तो कंफर्म है कि साइनो इस्लामिक गठबंधन नेपाल में काम कर रहा है। और हाल के दिनों में जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, तो मैं तो अब ये कहने लगा था लोगों को कि साहब, नेपाल अब भारत के लिए एक नया गाजा तैयार किया जा रहा है। तो परिस्थितियां बदली हैं नेपाल के राजनीतिज्ञ लोगों ने, क्योंकि अब तो वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वोट की व्यवस्था है, वोट सबों को चाहिए। तो ये पहला कदम नेपाल सरकार का स्वागत योग्य है कि उसने ऐसे तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर बैन लगाया है जी। और ये अकल उनको कैसे आई है, ये तो मैं कहूंगा कि बाबा पशुपतिनाथ की विशेष कृपा हुई है वहां के लोगों पर, गृह मंत्रालय पर, वहां की सरकार पर, जो उनको अकल आई है और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि सैयद असगर अली क्या इसका स्वागत करेंगे? सैयद असगर अली जी, सवाल मेरा आपसे यह, क्या आप इसका स्वागत करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल सही फैसला, अच्छा फैसला, अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का अधिकार नेपाल को है, तो नेपाल सरकार ने अगर कोई ऐसा फैसला लिया है तो ये अच्छा फैसला है, स्वागत करिए आप इसका। करेंगे क्या ये जहमत उठाएंगे आप? देखिए अमित जी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है आसपास, खास तौर से नेपाल, पाकिस्तान जी, इन लोगों से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। और पाकिस्तान तो हमारा खतरनाक मुल्क है, नेपाल से भी हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं है। नहीं, नेपाल से अच्छे संबंध है हमारे। सिंह जी भी वहां पर जाकर आए। नहीं, सुन लीजिए, पाकिस्तान से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, वो हमारा दुश्मन देश है, लेकिन नेपाल से हमारा रोटी बोटी का संबंध है, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। नेपाल हमारे रास्ते को रोके बैठा है, तो आपको पता नहीं है अभी। आप खुद गृह मंत्री वहां पर होता है, वो राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी, वो हमारा नेपाल से हमारे इतने अच्छे कोई ताल्लुक आता है। पहले सुन लो, आपकी प्रॉब्लम ये सुनते नहीं है सर। हाँ बोलिए आप। मुझसे पूछा ना, आप सुन लो। अच्छा बोलिए। आपके समय पे आप बोल लेना। हाँ बोलिए। तबलीग जमात जो है दुनिया भर के 150 मुल्कों के अंदर चलती है, 35 करोड़ से ज्यादा उसके सदस्य हैं। 25 करोड़ सदस्य तो दक्षिण भारत के अंदर है उसके। और इसमें कितने आतंकवादी हैं ये भी बता दीजिए। ये सब पहले सुन लो, इसमें कितने आतंकवादी हैं ये भी बताइए। आपने जो कवर स्टोरी तैयार की है, उनके अंदर नाम बताने की जिम्मेदारी आपकी है। जो आपने कवर स्टोरी में बताया, आधा अधूरा ज्ञान मत पेलो यहाँ बैठ के। नहीं, मेरा ज्ञान पूर्ण है, मेरा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है सर, आप मेरे ज्ञान की चिंता मत करिए। लेकिन आप ये तो बता रहे हैं कि 150 से ज्यादा देशों में ये सक्रिय है, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि कहाँ इन्होंने आतंकवाद फैलाया है। तबलीगी जमात से कितने आतंकवादी पैदा हुए हैं ये भी तो बताइए। आप बताओ, आपने रिपोर्ट कैसी कट्टर सोच पैदा की है ये भी तो बताइए ना। एक का नाम बताओ। हाँ, आप एक का नाम बताओ। मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये सही सवाल है ना आपका, ये सही सवाल है, मैं बता रहा हूँ। अब सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, उमेश कोहली की हत्या करने वाले लोग कौन थे? मैं बता रहा हूँ ना सर आपको, उमेश कोहली की हत्या करने वाले लोग कौन थे? उमेश कोहली की हत्या करने वाले लोग कौन थे? होमवर्क करके आया करो। अरे होमवर्क करके बता, आप बताइए ना। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में क्या कहा? एनआईए ने जो चार्जशीट पेश की, उस चार्जशीट में क्या कहा आप बताइए ना। होमवर्क करके तो पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र में उमेश कोहली की हत्या करने वाले लोग कौन थे? सुनने की क्षमता, किस संगठन से वो ताल्लुक रखते थे, किससे उनका संबंध था, बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई, जब भी सुनोगे तभी तो पता चलेगा। बोलिए। अरे अमित जी, सुनने की क्षमता रखिए। आप ये बात कह रहे हैं 3 दिसंबर 2022 को निजामुद्दीन की चाबियां सौंप दी गई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस को, दिल्ली पुलिस को। आपको ये पता नहीं है? आपने न्यूज नहीं चलाई। दूसरी बात ये
कि 15 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने जो है 36 जो है विदेशी नागरिकों को छोड़ा। आपने ये अपनी न्यूज पर नहीं चलाया। आप बताएं भारत के अंदर कहां बैन है? 8 दिसंबर को भोपाल के अंदर इज्तिमा होने जा रहा है। अरे यही तो हम मांग कर रहे हैं कि बैन हो 8 दिसंबर भाई। ये क्यों एक हो? आतंकवादी संगठन है, इसको बैन किया जाना चाहिए। अच्छा सऊदी अरब में बैन है कि नहीं? अच्छा सऊदी अरब में बैन है कि नहीं? तबलीगी जमात को लेकर सऊदी अरब का क्या स्टैंड है? आतंकवादी संगठन बोला अच्छा गया। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं बहुत छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा सवाल है, प्लीज सुनिए ना मेरी। सैयद असगरी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सऊदी अरब का तबलीगी जमात को लेकर सऊदी अरब का क्या कहना है? ये तो पता होगा आपको, क्या स्टैंड है उसका? नेपाल का इशू है ना। हाँ, इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ? आतंकवादी संगठन इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ? सऊदी अरब से। और वही सऊदी अरब आतंकवादी संगठन तबलीगी जमात को लेकर क्या कहता आपके है? कहने से थोड़ी हो जाएगा सर। अरे सर आपके मैं कहने तो से सीधे नहीं सवाल होगा। आपसे कर रहा हूँ। नेपाल ने आतंकवादी संगठन नहीं बोला, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसकी आंतरिक सुरक्षा अपनी है, उसके क्या व्यवस्था मतलब खतरा है ना? देख आ रहा है, नहीं देख आ रहा है, मतलब ये खतरा है? नहीं, खतरा नहीं। मतलब सरकार जानती है इस बात को कि वहां नहीं, वो तो जानते हैं ना कि वहां पर भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, वहां लोगों को गुमराह किया जाएगा, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाएगा, वहां जो मौलवी पहुंचेंगे, उलेमा पहुंचेंगे। बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। कंडम करता हूं मैं इस बात को। एक नहीं, आपके कंडम करने से क्या होगा सर? ऐसे अमीर का नाम बता दीजिए, नहीं तो आपके झूठ बोलने से थोड़ी होगा। मैं झूठ थोड़ी फैलाने दूंगा आपको। नहीं, आपके कहने से मैं झूठा साबित थोड़ी हो जाऊंगा। नहीं, आप बिल्कुल आप झूठ फैला रहे। भारत के अंदर बैन है, भारत में बैन है। अरे यही तो मांग हम कर रहे हैं। ये शो इसीलिए हो रहा है सर कि भारत में भी इसको बैन किया जाना चाहिए। ये आतंकवादी संगठन है, ये आतंकी फैक्ट्री है, बजरंग दल को मांग आतंकवाद का एंट्री गेट है। यही तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो शो कर रहे हैं सर। ये शो करने की नौबत क्यों आई? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई नेपाल सरकार ने, नेपाल के लोगों ने, हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, हमारी शोभा यात्राओं को निशाना बनाया जाता है, हिंदू पर्वों को निशाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के शब्द है क्या? हम शोभा यात्रा निकाल नहीं सकते, हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकते सर। उस पर पत्थरबाजी की जाती है और हमारा पड़ोसी देश उसे सबक ले रहा है। तो क्या हम भी सबक लेंगे? हम यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं हम। ये शब्द किसके हैं? ठीक है, मुझे चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। रमाकांत जी, अच्छा जल्दी से बोलिए। भोपाल के अंदर होता है, मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है। आप अपने शब्द मत डालिए मेरे मुंह में। नहीं, अच्छा ये बताइए, हिंदू पर्वों पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती हैं उन पर हमला किया जाता है कि नहीं? हिंसा होती है उसमें कि नहीं होती है? और हिंसा करने वाले कौन लोग होते हैं? ये गलत है क्या मैं जो कह रहा हूं? अब जवाब नहीं है आपके पास। अरे रिपोर्ट बनती है, जांच होती है, तुम्हारे कहने से क्या होगा जी? ठीक है, जांच होती है, रिपोर्ट बनती है। चलिए आता हूं मैं आपके पास। कोई एक ठीक है, जमात का वो तो पेश करो। आऊंगा सर मैं आपके पास। सबसे ज्यादा समय आप ही को दिया है सर, आरोप लग जाएगा कि आप ही को समय दिया जा रहा हूं, बाकी लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अभी 2 लोगों को और शामिल करना है डिबेट में मुझे, अभी तो उनके पास पहुंचा ही नहीं मैं। रमाकांत जी, भाई नेपाल सरकार ने तो सबक ले लिया है, लेकिन क्या भारत सरकार से सबक लेगी? क्या हमारा देश हिंदुस्तान इससे सबक लेगा? देखिए अमित जी, ये जो आयोजन हुआ था 21 से 23 का, ये जोगबनी एक जगह है, जोगबनी जो नेपाल के सीमा के साथ ही है, और जो सुनसरी है वहां का जो प्रमुख जिलाधिकारी है, उन्होंने ये पूरा ही रिपोर्ट दिया हुआ था नेपाल के गृह मंत्रालय को। मैं थोड़ा सा इसकी मैं बता दूं क्योंकि क्या वहां पर सिचुएशन था, और उन्होंने गृह मंत्रालय को जब पूरा ही फीडबैक दिया गया तो खास करके 2 चीज था। एक तो ये था जो भी प्रतिबंधित व्यक्ति हैं वो भी इसमें शामिल होंगे इस धार्मिक आयोजन के अंदर में। दूसरी बात, जिस तरह की स्पीच होनी थी वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं रेडिकलाइज जो लीडर हैं, जो कट्टरपंथी सोच वाले जो लीडर हैं, उनकी यहाँ पर स्पीच होनी थी। तो निश्चित तौर पर नेपाल ही नहीं बल्कि भारत के अंदर में इस तरह के माहौल बन सकते थे, इसलिए इसके ऊपर में रोक लगाई गई। मैं कहता हूँ तबलीगी जमात में बहुत ऐसे हमने देखा है जो कि पिछले पूर्व के जितने भी बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए हैं जिसमें 70 से 75% हमने देखा है जो कि ऐसी स्पीच होती है, ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले इसमें होते हैं जो कि वहां पर कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने का भय रहता है। भारत ही नहीं, नेपाल के अंदर में भी, नेपाल हमारा
पड़ोसी मुल्क है और मित्र देश है। हमने हमेशा से, हो सकता है कि कुछ ऐसे नेतृत्व रहे नेपाल के अंदर में। अभी मैं असगर भाई की बात सुन रहा था, नेपाल से हमारा संबंध अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसे नेतृत्व थे हमारे जिसमें हम देखा जो कि उस समय में संबंध उतना बेहतर नहीं था, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है वो इसमें इस तरह की दिलचस्पी ले रहा है जो कहीं भारत से हमारा संबंध खराब न हो, और इस तरह के आयोजन के ऊपर में प्रतिबंध लगाने का मकसद भी यही है, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथी सोच जो नेपाल में या भारत के अंदर में फैलाना चाहते हैं, इसके ऊपर में इनिशिएट किया है। नेपाल सरकार का ये जो निर्णय है बहुत ही स्वागत है, और मुझे लगता है कि ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले अगर भारत में भी ऐसे आयोजन अगर होते हैं तो वहां पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। मैं ठीक है आज केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं या प्रदेश सरकार, जहां भी इस तरह के आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों में जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं, जहां पर हमने देखा, आपने जैसे अपने वक्तव्य में भी कहा है जी, जो कि हमने देखा कि राम लीला हो, चाहे आपने देखा रामनवमी का जुलूस हो या हनुमानोत्सव हो, हमने ऐसे अनेक आयोजन के ऊपर में देखा है जो कि यहाँ पर माहौल बिगड़ने का अंदेशा रहता है। तो ये अंदेश क्यों बना रहता है, ये भी सोचने के लिए मैं असगर भाई से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि जो अपने व्यक्ति हैं, अपने जो आदमी हैं, उनको इस तरह के सोच वाले जो बढ़ावा देने वाले हैं, उनको भी कम से कम समझाएं। यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि पूर्व की घटना इस तरह की घटना नहीं घटी है, घटना घटी, अभी इस तरह की बातें हुई है, और नेपाल सरकार का इनिशिएट बहुत अच्छा है, मैं इसमें इसका स्वागत करता हूँ। और नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा, हर साल वहां पर इसका आयोजन होता था, लेकिन इस बार नेपाल सरकार बिल्कुल सख्त हो गई। उसको समझ आ गया, देर से सही, लेकिन उसको समझ आ गया कि भाई ये तो इसका इस आयोजन को अनुमति देने का मतलब ये है कि यहाँ पर कट्टर सोच को बढ़ावा देना, आतंकवाद को पैदा करना, आतंकियों को बढ़ावा देना, आतंकियों को पैदा करना, इसलिए इस पर हथौड़ा चलना चाहिए। हथौड़ा चला दिया उसने। विजय कौशिक जी, जल्दी से मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को, और क्या आपको लगता है कि सही फैसला है, जैसा कि हम सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं जी, क्या आपने तबलीगी जमात का जो आतंकी चेहरा है वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है जी। आपके मुताबिक तबलीगी जमात जैसे संगठन भारत में बैन होने चाहिए और इनको आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन देश की राजनीति में पहली बार सबसे कमजोर सरकार मोदी सरकार तो हमास को आतंकी संगठन नहीं डिक्लेयर कर पाई। तबलीगी जमात की जहां तक बात है, आपको याद होगा ये वही मोदी सरकार है जिसने कोरोना पीरियड में इनके खिलाफ कार्यवाही की और रोज चैनल दिखाते थे मौलाना साद कब होगा गिरफ्तार। वो आज तक मौलाना साद गिरफ्तार नहीं हुआ, और हमें तो ये भी जानकारी मिली है कि मोदी सरकार ने मुस्लिमों के संगठन के साथ सेटिंग करके इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए थे उनको खत्म कर दिया या कोर्ट के माध्यम से खत्म करवा दिया। तो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है मोदी सरकार। नहीं, चलिए ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि तबलीगी जमात द्वारा किसी तरह का कोई आयोजन भारत में नहीं होना चाहिए, ये आप हाँ या ना? जल्दी से देखिए, ये ब्रेक पर ये तय करना सरकार का काम है। हम तो ये अच्छा, ये मानते नहीं, ये तो आप मानते नहीं, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि तबलीगी जमात जो है वो एक आतंकवादी संगठन है? मानेंगे इस बात को आप? नहीं, मेरी बात सुनिए, उस चीज को मानते हैं हाँ, जो केंद्र सरकार स्वीकार करती है। चलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है तबलीगी जमात की ओर से ही। आपको बता दें कि इज्तिमा का ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है, और नेपाल सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये आयोजन किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा, और जो टेंट और तंबू आपने लगाए इनको हटाइए, इनको उखाड़िए, और जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि 50,000 से ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा होने वाली थी, उन सबको बोला कि आप अपने घर जाइए, यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई कार्यक्रम ना हो रहा है और ना वो कार्यक्रम होने दिया जाएगा।
हाँ, जल्दी से आप, विजय कौशिक जी अपनी बात अपनी पूरी नहीं कर पाए थे, जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल सरकार ने कोई निर्णय लिया, तबलीगी जमात के खिलाफ कार्रवाई की, वो उनके देश का एक इंटरनल मामला है। सवाल यह है कि भारत सरकार को इस पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर आपका चैनल ये सबूतों के साथ दिखा रहा है कि ये आतंकी संगठन है, तो मोदी सरकार कहाँ सोई हुई है? मोदी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, विजय कौशिक जी, क्या आप ये बात नहीं जानते हैं कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर तबलीगी जमात में शामिल लोगों का नाम सामने आया है? ये बात पता होगा आपको। आप इतने भोले मत बनिए, आप इतने भोले मत बनिए। अमित भाई, उमेश कोले की जो हत्या हुई महाराष्ट्र में, सर तल से जुदा जो किया गया, उसमें किसका नाम सामने आया था? एनआई की जो चार्जशीट है वो क्या कहती है? आपने पढ़ा होगा। 2016 में हरियाणा के नूह से 2016 में हरियाणा के नूह से जो गिरफ्तारियां होती हैं, अलकायदा से जुड़े हुए वो लोग होते हैं, उनका नाम किससे जुड़ा हुआ होता है? कहां, किससे वो संबंध रखते हैं? क्या आपको नहीं पता? ये मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ जी कि जिन्हें आप आतंकवादी कह रहे हैं उनकी मोदी सरकार में सेटिंग है, वरना मोदी सरकार इस तबलीगी जमात को आतंकी संगठन क्यों नहीं घोषित कर रही? जवाब दीजिए रमाकांत जी, जवाब दीजिए। इनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। ठीक है, जवाब देते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, रमाकांत जी जवाब देंगे। हाँ, ठीक है। विजय जी ने अभी कहा कि मोदी सरकार के साथ सेटिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जिस तरह से हमने पीएफआई के ऊपर में जिस तरह से हमने बैन लगाया है, आपने देखा होगा जो अनेक ऐसे संगठन हैं जो अगर किसी भी इस तरह के कट्टरपंथी जो उनके हालात मतलब जो घटनाएं हैं उनमें अगर कोई शामिल होता है, ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, वहां पर रमाकांत भाई, क्या हमास के ऊपर आपने बैन लगाया है? क्या हमास को भारत सरकार की तरफ से आतंकी संगठन घोषित किया गया है? जरा बता दीजिए। जवाब देता हूँ विजय जी। आपने कहा हमास को आतंकवादी संगठन हमने नहीं घोषित किया। ये मामला चूंकि इजराइल का है, भारत के अंदर में किसी तरह का ऐसा संगठन, हमास जैसे आतंकी संगठन का कोई भी ऐसी घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए भारत सरकार अभी पिछले दिनों आपकी सरकार के मुताबिक केरल के अंदर हमास के नेताओं ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन विजय जी, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है ना कि भाई हमास को लेकर जो हमदर्दी जता रहे हैं वो कौन लोग हैं? हमास को लेकर जो हमदर्दी जता रहे हैं हमारे देश के अंदर वो कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के भी तो कुछ ऐसे नेता हैं जो आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो आंसू बहा रहे हैं। ये बात आप जानते हैं बखूबी। बताइए जरा। हाँ, बोलिए। मैं जवाब दूं? हाँ, बोलिए रमाकांत जी, बोलिए। ऐसा है जो कि भारत के अंदर में देखिए, हमास को आतंकवादी हमने क्यों कहा? क्योंकि उसने ऐसे कुकृत्य 7 तारीख को जो उसने किए थे, 7 अक्टूबर को, शायद ये घटना घटी थी 7 अक्टूबर को। मुझे लगता है जो जिस तरह के उसने कुकृत्य किए थे वो एक बिल्कुल आतंकवादी संगठन के तरीके से किया था उसने, और हमने उसको आतंकी कहा। लेकिन भारत के अंदर में उसको कोई ऐसा उसने घटना को अंजाम नहीं दिया है। इसीलिए भारत सरकार इसके ऊपर में कोई ऐसा नहीं कह रही है। क्योंकि इनसे पूछ लीजिए अमित भाई, इनसे पूछ लीजिए तबलीगी जमात ने क्या क्या आतंकी घटनाएं भारत में की है या नहीं की है, जरा पूछिए। देखिए, तबलीगी जमात में जैसे उमेश कोले की बात अगर हम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर में जो घटना घटी थी उस समय में भी आपकी सरकार थी, तो प्रदेश सरकार था उस समय में। बीजेपी आप उस समय में चुप हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की क्या जिम्मेदारी थी उस समय में? क्या प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? आज अगर एनआईए ने चार्जशीट के अंदर में उस संगठन का नाम लिया है तो उसकी जांच चल रही है। अगर ऐसे संगठन के नाम आएंगे, ऐसे व्यक्ति के नाम आएंगे, बैन कब कर रहे हैं आप तबलीगी जमात को, वो बताइए। तो खुलासा कर दिया है कि आतंकी संगठन है। नहीं, विजय कौशिक जी, कभी कभी क्या होता है विजय कौशिक जी, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी भी काम में सीधे संलिप्त ना होकर आप अप्रत्यक्ष तरीके से उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये तबलीगी जमात जो है, देखिए बहुत सारे गंभीर आरोप है इसके ऊपर। ये आप इतने भोले मत बनिए, आपको सब पता है।
गूगल करिए, थोड़ा पढ़िए इसके बारे में, जब आपका जानकारी चैनल लीजिए, दिखा रहा है तो सारी हमको बातें मालूम आपको पता पड़ेगा। चल जाएंगी। हमसे कह रहे अरे हैं मैं तो मोदी बता रहा हूँ सरकार ना, की क्या मैं तो वाकई बता रहा हूँ, है? मैं तो क्या बता रहा हूँ सरकार आपको, देख नहीं पा रही है आपके माध्यम से? मैं आपको ये बता ये रहा लोग हूँ कितने बड़े कि आतंकवादी तमाम हैं। जो आतंकवादी संगठन है, जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है, गिरफ्तार किया गया उन भारत सबके के लिए अंदर। जमीन तैयार करता है, मोदी सरकार कहाँ सो रही है? उन सबके लिए तबलीगी जमात जो है वो जमीन तैयार करता है। पर रोक क्यों नहीं लगाई? ठीक है, भाई, विजय जब जी- आपके चैनल ने देश हित में मोदी सरकार को जगाने का काम किया है, फिर सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों सब बांध होगा, रखी सब है? होगा। पीएफआई पर जब बैन लगाया गया, सबसे पहले आप ही को, नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है पीएफआई मोदी पर जब सरकार? बैन लगाया गया, सबसे ज्यादा दुख कांग्रेस पार्टी को हुआ, सबसे ज्यादा दुख हुआ अरे कांग्रेस आप पार्टी हमारे को। दुख की चिंता क्यों करते आप हैं? रोएंगे तो नहीं, आप ये बताइए, आपको दुख तो अगर नहीं होगा इस देश बात में का? मोदी सरकार है, नहीं, जब मोदी और सरकार वो ये बैन कहती है लगाएगी कि वो जो काम हमास कर के रही है, ऊपर, सही कर रही है, हमास फिर वो हमास किसी की को जब चिंता क्यों आतंकवादी करती है? संगठन घोषित और किया हमें कोई जाएगा, दर्द नहीं हुआ। इस्लामिक आतंकवादी अगर संगठन देश घोषित में किया किसी भी जाएगा, आतंकी संगठन के तबलीगी ऊपर जमात के साथ भी जब कार्रवाई ऐसा ही है, किया जाएगा, तो आप मैं ये कह रहा हूँ, खुशी व्यक्त आपको दर्द करेंगी। तो नहीं होगा, फिर आपको दर्द तो नहीं होगा जो पीएफआई के हाँ, समय बिल्कुल हुआ। नहीं होगा। हमें तो खुशी होगी अगर देश में आतंकी संगठनों का सफाया होता है तो कांग्रेस भाजपा के साथ यानी है। आप ये मान देश नहीं, के साथ यानी है। इसका मतलब मैं ये मानूं कि आपने ये तो मान लिया है कि तबलीगी जमात हो या फिर हमास हो, ये आतंकवादी संगठन है, ये तो आप मान लें। मतलब आप इस बात का, इसका हम मतलब तो मान ले, ये हाँ, तो सरकार कह तो रहे हैं आप, घोषित करेगी, तब आपने हम कहा ना मानेंगे। सर, विजय कौशिक जी, अमित अब अपनी जी, बात से पलटिए सरकार मत, घोषित यानी आपने करेगी स्वीकार तो कर लिया है, आतंकी आप इस बात को तो हम स्वीकार तो कर रहे स्वीकार हैं, करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं कर तो रहे हैं आप इसका। भाई जब आप कह रहे हैं प्रतिबंध लगाइए आप इस पर, आप इनको आतंकवादी संगठन घोषित करिए, भारत सरकार से आप ये मांग कर रहे हैं जो हम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम मानते हैं तो आप भी तो मान रहे हैं ना, तभी तो आप मांग कर रहे हैं ये वाली। अगर हमारी मांग में आप अपनी, अगर आप हमारी मांग का समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हम मान रहे हैं वही आप मान रहे हैं। करेगी तो निश्चित तौर पर हम इसका समर्थन करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बोलने दीजिए। हाँ रमाकांत जी बोलिए, बोलिए। विजय भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या पीएफआई आज का संगठन है? क्या कांग्रेस के सरकार में ये संगठन नहीं था, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? बिल्कुल सही लेकिन बात। आज अगर सरकार इसके ऊपर में बैन लगाई है, ये वर्तमान में ही क्यों हुआ? ये पहले क्यों नहीं हो गया था? क्योंकि पीएफआई आज का संगठन नहीं है, और इसकी जो संलिप्तता है, ये कोई आज एक ऐसी भाई घटना साहब, घटाई। तबलीगी जमात की बात हो रही है, रमाकांत मिश्रा जी उसकी बात कीजिए। आप भाजपा की तरफ से ये बता दीजिए कि मोदी सरकार इस संगठन को कब बैन कर रही है, और बैन नहीं करती इसका मतलब सुदर्शन न्यूज के मुताबिक वो देश के करोड़ों लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। अच्छा जवाब ले लीजिए आप, अब जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। चाहिए। हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए। विजय भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा कट्टरपंथी सोच वाला आप केवल व्यक्ति, तबलीगी जमात की बात कीजिए जिसको बेनकाब किया सुदर्शन न्यूज ने। तबलीगी जमात को, अरे वो तो खुद ही बेनकाब हो चुका है। कोरोना काल में आपको पता नहीं है क्या, लोगों के ऊपर थूकना, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करना, क्या क्या नहीं किया इसने, सब कुछ तो किया है। अरे सब पब्लिक डोमेन में है विजय कौशिक जी, सब पब्लिक डोमेन में। ये बताने की जरूरत नहीं है और ये मानने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता है। कहाँ पता है? मौलाना साहब का गिरफ्तार हुआ, हमें तो नहीं पता। आपको बता रहा हूँ कि ऐसी होगा, कोई भी घटना में संलिप्तता होगी, याद होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर में प्रतिबंध। सैयद असगर अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, असगर अली जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए अमित जी, मैं आपको जानकारी में ला दूं कि पिछले 100 साल से तबलीगी जमात भारत के अंदर कार्य करी है। मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह द्वारा ये धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करती है। इस्लामी मान्यताओं और प्रथाओं को इसको शिक्षित करती है। मस्जिदवार कार्यक्रम होता है, इनका कार्यक्रम 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, जिसके अंदर जो इसके सिद्धांत है कलमा, नमाज, रोजा, ज्ञान वगैरह, और इकराम मुस्लिम, इखलास नियत और तबलीग, प्रचार प्रसार करना अपने धर्म का। और यह आज तक किसी भी राजनीतिक मामलों में कभी 100 साल में नहीं बोली, और ना ही 100 साल में कभी कोई व्यक्ति का गिरफ्तार हुआ। नहीं, ये तो तबलीगी जमात का जो स्टैंड है वो स्टैंड आप बता रहे हैं। मेरी बात
जो सच्चाई है वो भी तो बताइए ना, और क्या क्या होता है इसके मैं अंदर? आपको बता रहा हूँ, जो कोरोना काल के अंदर जो चीजें सामने आई उन सबकी भर्त्सना करते हुए दिल्ली सरकार पर माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये आपने बेबुनियाद इल्जाम लगाए जो आपने अपने टीवी पर भी चलाए थे। और 3 दिसंबर और वो 2022 जो तस्वीरें थी, वो जो तस्वीरें अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो हाईकोर्ट तस्वीरें के पूरे देश ने माननीय देखी। हाईकोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं किया जा नहीं रहा नहीं, है। आप ये बताइए उन्होंने ना, और स्पष्ट जो रूप से तस्वीरें कहा कि पूरे देश ने देखी चाबियां वो तस्वीरें झूठी मौलाना थी, साहब साहब को वो सौंपी जाए। तस्वीरें झूठी थी क्या? जी सर, जो तस्वीरें पूरे देश क्या? ने देखी बिल्कुल वो बिल्कुल तस्वीरें झूठी थी। ये माननीय हमारे वो एक पत्रकार थे रोहित सरदाना, वो कहते कहते चल बचे, हाँ। जबकि कोर्ट ने फटकार लगाई, उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाई 3 दिसंबर 2022 को। और आपकी जानकारी में ला दूं एक और वाकया, 15 अप्रैल 2020 को रायपुर के वार्ड नंबर 10 की पार्षद जो है वो है वकील विश्वानंदी पांडे, उसने फेसबुक पे तबलीग जमात के विरुद्ध लिखी, जैसा कि आप बोल रहे हैं, ऐसी पोस्ट लिखी तो रायपुर के सिविल लाइन थाने के अंदर धारा 295 253 505(2) और IPC 188 के तहत धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप और उसके अंदर अपराध उसके अंदर दर्ज हुआ है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, बेबुनियाद नहीं, नहीं, बातें आप यहाँ मैं करते ये हैं। तो जानना ये चाह रहा हूँ सारे- आपसे। अब मैं बताऊं आपको, ये आपका ठीक है कोई ना, आपके आपने पास अपने पक्ष सबूत है। में आपने अपना पक्ष बता दिया ना, अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। टू बी कंप्लीट, हाँ, प्लीज प्लीज, जल्दी से, अगर आपके जल्दी पास से। ऐसा कोई सबूत है, आपके पास ऐसा कोई सबूत है, सुदर्शन चैनल के पास ऐसा कोई सबूत है तो माननीय कोर्ट को दे, माननीय सरकार को दे, माननीय थाने में जाए। अब कानून है ना, कानून किसके दबाव में कार्य करेगा? कौन अगर बैन लगाई PFI पे या दूसरी जमातों को, तो किस मुस्लिम संगठन ने उसका विरोध किया बताएं? तो तबलीग जमात के बारे में आप ऐसी दुर्भावना नहीं फैला सकते। नहीं नहीं, दुर्भावना नहीं, सही भावना फैला रहे हैं हम तो सही बता रहे हैं, हम तो सही बता रहे हैं। और जो देश जान चुका है, दुर्भावना फैलाई थी कोरोना काल में तबलीगी जमात एक्सपोज हो चुका है। हुआ उस पर 295A 253A 505(2) और महेश जी आप बोलिए, महेश जी आप बोलिए, आपराधिक मामला समय नहीं दर्ज बचा हुआ। मेरे पास है जी महेश जी आप बोलिए, महेश जी आप बोलिए। अरे भाई ये एक इस्लामिक प्रचार प्रसार का साधन, और मेरे को तो ये इस्लाम का ब्रदरहुड समझ में नहीं आता। ये कैसा ब्रदरहुड इनका है और कैसा इनका धर्म है। आज इजराइल और फिलिस्तीन गाजा पट्टी में जो इजराइल हमास को मार रहा है और बगल में सीरिया है, वो उनको पैसेज नहीं दे रहा है, वहां के लोगों को मरने दिया जा रहा है। तो ये कैसा, और ये शेल्टर के लिए अब हिंदुस्तान यहाँ बांग्लादेश और वो बर्मा से भागे हुए रोहिंग्या का ये शेल्टर होम बन गया। पिछली बार 2020 में इनका एक तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ और CID की रिपोर्ट है, भारत के CID की, नेपाल के CID की रिपोर्ट है कि वहां पर 1 से 1.5 लाख लोग बस गए। उसी बहाने नेपाल में उनको नागरिकता तक दे दी गई। तब तो ये सरकार की आंख खुली और इस बार इन्होंने रोक लगाया है इस पे। तो इनका मकसद और कुछ और होता है, दिखाते और कुछ और है। नेपाल को ये 8 दिसंबर को भोपाल में होने जा रहा है इज्तिमा। अरे भाई साहब, दिसंबर को इज्तिमा की आप भोपाल में बात सबसे करते हो, बड़ा आप इज्तिमा बताओ होने तो जा रहा है सही। सर। अरे मौलाना साहब, आप मेरे को ये बता दो, सीरिया ने क्यों नहीं पैसेज दिया उनको बचने के लिए? मार खा गए सारे के सारे वहां पे। ये कौन सा ब्रदरहुड और ये कौन सा आपका इस्लाम में समझ में नहीं आता। खाने के लिए मर गए, उनको खाना तक नहीं भेजा सीरिया वालों ने, बगल में सीरिया था। आप देखिए, ये आप लोगों को धोखा देते हैं। अरे पहले मेरी बात, मौलाना साहब मेरी बात, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी एक बात का जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी पहले सुनो, मेरा सवाल सुनो। आप पहले मेरा सवाल सुनो। हमास का लीडर जो है विदेश में रह के और चार्टर प्लेन में घूमता है और जनता को मूर्ख बना के वहां जनता को मारे जा रहा है। ये कौन सा, ये आप लोगों को मूर्ख बनाए जा रहे हो भाई। पूरी दुनिया अब आप लोगों के इस्लामिक स्कॉलर्स की बात को समझ चुके हैं। सवाल क्या है आपका? सवाल बना के अपनी मौज मस्ती करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलिए सर, मेरे पास समय नहीं बचा है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।